नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस में। बंगाल हिंसा पर सियासी घमासान जारी, पीड़ितों से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कही कार्रवाई की बात, तो एनसीडब्ल्यू चिफ ने खोली बंगाल सरकार की पोल। वक्फ कानून को लेकर ओवैसी ने फिर दिया बयान, कहा मुसलमानों की छीनी जा रही वक्फ संपत्ति जब तक कानून वापस नहीं होगा जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल हुई तेज, राज ठाकरे ने दिए गठबंधन के बड़े संकेत, तो संजय राउत ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकता है, दोनों भाई नाता कायम। आगरा में सांसद सुमन से मिले अखिलेश यादव, कहा करनी सेना को सरकार ने की फंडिंग, तो सीएम योगी का आया जवाब, बोले जिन्ना का महिमा मंडन कर रही समाजवादी पार्टी। ब्राह्मणों पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे अनुराग कश्यप, तेजिंदर ने डायरेक्टर को बताया मेंटली अनस्टेबल, एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग। सबसे पहली खबर में बात बंगाल हिंसा की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि पीड़ित सुरक्षा की भावना चाहते हैं और निश्चित रूप से कुछ अन्य मांगे या उनके द्वारा दिए गए सुझाव भी, इन सब पर विचार किया जाएगा। मैं उचित कार्रवाई के लिए इसे भारत सरकार और राज्य सरकार के समक्ष उठाऊंगा। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विरजा रहाटकर ने मुलाकात की और बताया कि पीड़ितों के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ है। मैं उन्हें ये बताने आई हूं कि हम सब उनके साथ हैं और वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। इस दौरे के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी, हमें सैकड़ों शिकायतें मिली है। किस तरीके से एक एक कर हिंसा की पोल खुलती जा रही है। देखिए, हिंसा हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुसलमानों ने किया है, दो राय नहीं है। बाहर से लोग आए, इसमें भी दो राय नहीं है। और ये बाहर से आए हुए लोग, इनकी साजिश कई महीनों से चल रही थी। इसमें पीएफआई और तमाम आतंकी संगठन इसमें शामिल है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब सवाल केंद्र सरकार, गवर्नर और सेंट्रल फोर्सेस को लेकर के है। दो लोग गए, एक वुमेन कमीशन की तरफ से आज एक टीम गई। तस्वीरें व्याकुल करने वाली है, क्योंकि महिलाएं जमीन पे गिर गिर के लोट लोट के वो विनती कर रही थी कि हमें बचा लो। बंगाल का हिंदू असहाय हो गया है। और सबसे बड़ी चीज जो गवर्नर साहब ने कही कि ममता बनर्जी की राजनीति की ताबूत पे आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। मतलब अंदेशा उन्होंने, सिग्नल जो उन्होंने दिया है वो साफ है कि लौटने के बाद वो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और रिपोर्ट के अंदर वो इस चीज को अगर वो मेंशन करते हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो खराब हो गया है, संविधान के मुताबिक शासन प्रशासन नहीं चल रहा है और ये समय आर्टिकल 356 को लागू करने के लिए बहुत ही मुफीद है, सुटेबल सिचुएशन बन गया है आर्टिकल 356 को लागू करने का, तो वही आधार हो जाएगा। ये गवर्नर साहब जो 2 दिन वहां पे समय बिता रहे हैं, उनकी एक चिट्ठी से ममता बनर्जी की सरकार वहां पे साइड हो जाएगी और केंद्र सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। जी, वहीं वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक मुसलमान विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ओवैसी ने विरोध की वजहों का जिक्र किया और कहा कि मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। हमारा एक ही नारा है कि संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। उन्होंने कहा कि यह एक काला कानून है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगता है। आखिर क्यों हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, हार मान चुके हैं इसलिए तो ये आंदोलन की बात कर रहे हैं। हार मान चुके हैं इसलिए तो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में लड़नी चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। बड़े बड़े वकील करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ये लोग पहुंचे। कई सारे 40 के आसपास पिटिशंस हैं इसमें।
जो इनकी तरफ से गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई 15 चीजें जो हैं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कानून में रोक नहीं लगेगा। कानून ठीक है, उसके कुछ 2 प्रावधान हैं जिसके ऊपर चर्चा होगी। 15 में से 2 बात आपकी मानी गई जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, वो भी 1 सप्ताह के बाद उसकी भी हवा निकल जाएगी। कारण कि ये ओवैसी मुसलमानों की जमीन की चिंता नहीं है इनको। ओवैसी की चिंता है कि इन्होंने जो 3000 करोड़ रुपए की जमीन जो चाप रखी है, जिससे वो पैसा उठा रहे हैं, ये इनका जो है, जो चीज इनका नहीं है, धर्म के नाम पे आप उसको अपने कब्जे में लेकर के रखे हुए हो, तो वो चिंता इन लोगों की यही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद के दोनों मदनी हो, ओवैसी हो, क्या वो अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के ये बताएंगे कि कितनी वक्फ की जमीन के ऊपर तुम्हारा कब्जा है? तो वक्फ के ऊपर लड़ाई वही लड़े जिसने एक भी जमीन वक्फ की अपने कब्जे में नहीं ले रखी है। ये सब लैंड माफिया है। और लैंड, भाई आप बताओ, आप तो बहुत अमीर वकील मुसलमान हो, कितनी जमीन आपने वक्फ की अभी तक? आपके अब्बा हुजूर ने कितना वक्फ जो है किया? भाई पिछले 10 सालों में 29 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ में चली गई और पता ही नहीं चल रहा है कि किसने दिया ये। भाई आप 10 बड़े मुसलमानों का नाम ले लीजिए, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सलमान खुर्शीद, ये तमाम लोग, ओवैसी, जितने अमीर अमीर धनाढ्य लोग हैं, हिम्मत है तो निकाल के दिखाए कि भाई कितना जमीन शाहरुख खान ने वक्फ किया है। 0। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, दान कोई कर नहीं रहा और संख्या वक्फ की बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो कब्जा के जरिए कर रहे हो ना, गरीब मुसलमानों का, और जहां तहां सरकारी जमीन का, और जहां तहां नियम कानून दिखा करके छोटे छोटे गांवों में जाकर के हिंदुओं की जमीन आप कब्जा कर रहे हो। ये चलने दिया जाएगा क्या? आपको जितना तमाशा करना है करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी, टाटा फिस हो जाएगा। ना ही इस तरह के दबाव में मोदी सरकार आने वाली है जिस तरह से साबानो केस के अंदर राजीव गांधी प्रेशर में आ गए थे। यहां कुछ हासिल इन लोगों को नहीं होने वाला है। जी, इस खबर में बात महाराष्ट्र की। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हित में अगर साथ आना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। उनके इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। वहीं अब राज ठाकरे के बयान पर संजय राउत का भी रिएक्शन सामने आया है। राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ आने के बयान को लेकर संजय राउत ने कहा कि दोनों भाई हैं, नाता कायम है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है। राउत ने आगे कहा कि आज की बीजेपी महाराष्ट्र की नंबर 1 दुश्मन है। जिस तरह से अमित शाह ने अपने स्वार्थ के लिए शिवसेना को तोड़ा है, ऐसे लोगों को घर में जगह नहीं देंगे, सत्ता नहीं मिलेगी, स्वाभिमान रखेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितनी बड़ी खबर बनेगी ये? कोई बड़ी खबर नहीं है, बेकार की बातें हैं, ये हवाबाजी की जा रही है। इसको कहते हैं थूक फेंक के चाटना। ये क्या मतलब, समझ भी नहीं आ रहा है। कोई आदमी एक इंटरव्यू में कुछ बोलता है, भाई दोनों लोग साथ में आएंगे तो उसके लिए मीटिंग्स होती हैं, मीडिया के जरिए होता है क्या? गठबंधन जो है वो 2 इंटरव्यू को तौल करके बनाया जाता है क्या? ये मत भूलिए, एक दिन पहले अभी चाय पी रहे थे शिंदे साहब राज ठाकरे के घर पे, तो उद्धव ठाकरे का इनिशियल बयान क्या आया? इनिशियल बयान यही आया कि भाई जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन, एक तो ये लोग तय कर ले कि भाई महाराष्ट्र का दुश्मन कौन है, शिंदे गुट है या बीजेपी है कि कौन है। तो आपने तो पहले शर्त रख दी कि शिंदे गुट के साथ जो है आप रिश्ता पहले तोड़ो, तब आपसे बातचीत करेंगे। तो राज ठाकरे ने कह दिया क्या शिंदे से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि लोग गए थे पूछने के लिए। शिंदे साहब ने कहा कि भाई हम लोग तो बचपन से साथ में काम कर रहे हैं, कोई आज का काम थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की खबरें, इस तरह का वक्तव्य देकर के दोनों ही, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, इन दोनों ने ही अपनी कमजोरी को जग जाहिर कर दिया। उद्धव ठाकरे ने यह मान लिया कि वो अकेले शिंदे से नहीं लड़ सकते। उद्धव ठाकरे ने यह भी मान लिया कि बीजेपी से वो नहीं लड़ सकते। बात समझिए,
और दिक्कत ये है कि भाई राज ठाकरे थोड़े एग्रेसिव है, हिंदूवादी हैं। भाई राज ठाकरे के आने से जो मैं कह रहा हूं कि ये बकवास न्यूज़ है कि राज ठाकरे को अपनी पार्टी में लेकर के क्या उद्धव ठाकरे मुसलमानों का वोट त्याग करने को तैयार हैं क्या? अभी इन लोगों ने वक्फ के ऊपर मुसलमानों का साथ दिया, उसकी और वोटिंग की, तो राज ठाकरे भी क्या वक्फ वालों के साथ है? ये कई सारे सवाल ही जो लोग इस तरह का प्रायोजित न्यूज जो चला रहे हैं ये कोर बकवास है जी। और अब बात यूपी की। समाजवादी पार्टी से सांसद रामजी लाल सुमन ने बीते दिनों राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला। आज अखिलेश यादव भी सांसद से मिलने आगरा पहुंचे। उन्होंने करनी सेना पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है, जिसका उद्देश्य पीडीए को डराना है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार करनी सेना को फंडिंग कर रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो दूसरी तरफ सीएम योगी अखिलेश यादव पर भड़के नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि ये जातीय संघर्ष करवाना चाहते हैं। सपा का एक सांसद महाराणा सांगा का अपमान करता है। जिन्ना का महिमा मंडल समाजवादी पार्टी कर रही है। विपक्ष के लोग एक्सपोज ना हो, इसके लिए जाति के नाम पर फिर से लड़ाना चाहते हैं। इसके लिए महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, एंटी हिंदू राजनीति कर रहे हैं। हिंदुओं को बांट के, मुसलमानों को एकजुट करके, बाबर की औलादों को बोलने वालों के खिलाफ लोगों को खड़ा करके और महाराणा सांगा को आप कायर बता करके, उनको गद्दार बता करके आप अपनी राजनीति साध रहे हो। तो पहली चीज ये कि हिंदुओं को समझना होगा जो अखिलेश यादव को वोट करते हैं। ये समझना पड़ेगा, ये सेक्युलर पार्टियों की वजह से ये देखिए वक्फ के ऊपर या तमाम चीजों के ऊपर ये देश फिर ये लोग बंटवा देंगे। अरे भाई महाराणा सांगा के पैर की धूल के बराबर ये लोग नहीं है। इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है? और आज आप आगरा जाकर उनसे मिलकर एक बात साबित कर दे कि ये सुमन जो है ना, ये तो प्यादा है। इसने अपने से नहीं कहा, उसने जो बातें कही वो अखिलेश यादव ने कहलवाया। ये मामला उसी वक्त समाप्त हो गया होता, उसी वक्त इसने माफी मांग ली होती। तो माफी मांगने से रोकने का भी काम अखिलेश यादव ने किया। ये अखिलेश यादव जैसे लोग, मैं बार बार कहता हूं, मुस्लिम वोट के लिए अपना ईमान बेचने को तैयार हैं। देश के प्रतीक चिन्ह, इतिहास पुरुष, महापुरुष जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, इन सब को तिलांजलि देने को वो तैयार है कि हाय रे हाय किसी तरीके से ये मुसलमानों का वोट हमारे हाथ से कहीं नहीं जाए। बस इसी की लड़ाई है। ये कंपटीशन चल रहा है ना अभी। ये वक्त में देखिए सारे लोग कूद के चले गए। अरे एक पिटीशन डालो या 10 पिटीशन डालो, बात तो बराबर है। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज गई क्यों? क्योंकि इनके आपस में ही कंपटीशन है। कांग्रेस पार्टी चाहती है सब मुसलमान मेरे पास, ममता चाहती है सब मुसलमान मेरे पास, तेजस्वी चाहता है सब मुसलमान मेरे पास, अखिलेश चाहता है सब मुसलमान मेरे पास। तो ये तो मुसलमानों के वोट के लिए कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का एक सिस्टम दिख रहा है। लेकिन वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये उनका काम है और उनको ये अधिकार भी है कि अपने हिसाब से राजनीति करें। मूर्ख बनते हैं वो हिंदू जो इनको यादव समझ के वोट कर रहे हैं, वो हिंदू जो इनको सेकुलर समझ करके वोट कर रहे हैं। अरे भाई ये लोग मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चैंपियन बन चुके हैं। इसके बगैर इनका दाल कहीं नहीं गलने वाला है। तो हिंदुओं को सोचना है कि आपस में ही लड़ना है, आपस में ही गाली गलौज करनी है, या फिर यूनाइटेड रहना है। योगी जी गलत नहीं कहे कि बटोगे तो कटोगे। देखिए बंगाल में कट रहे हैं ना लोग, बांग्लादेश में कट रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अलग अध्याय आज अखिलेश यादव ने शुरू किया है, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। जी।
आखिरी खबर में बात अनुराग कश्यप की। एक्टर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप फिल्म फूले का सपोर्ट करने को लेकर विवादों में है। अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे और तेजिंदर बग्गा ने अनुराग पर जमकर निशाना भी साधा है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ये घटिया बदमाश अनुराग सोचता है कि वो पूरे ब्राह्मण समुदाय पर गंदगी फैला सकता है और बच सकता है। अगर वो तुरंत पब्लिकली माफी नहीं मांगता है तो मैं कसम खाता हूं कि उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। वहीं तेजिंदर बग्गा ने मुंबई पुलिस से अनुराग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की और अनुराग को मेंटली अनस्टेबल बताया। तेजिंदर का कहना है कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है और इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये पूरा विवाद क्या है सर? देखिए, विवाद कुछ नहीं है, पॉलिटिकल एनिमल है वो। ही इज अ पॉलिटिकल एनिमल। मैं काफी अच्छे से उसको जानता हूं। ये आदमी उड़ के चला गया था पंजाब, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए उड़ता पंजाब फिल्म बना दिया और ये मुद्दा बना दिया कि भाई ड्रग्स को जो है हम खत्म करेंगे। ये ही इज ए हिटमैन। वो अचानक से फूले फिल्म का प्रचार के लिए आपने इस तरह की बातें कह दी, ये होगा। अभी अनुराग कश्यप बोल रहा है, सुमन कुछ दिन पहले बोला, उससे पहले आजमी बोला। कोई शिवाजी महाराज को गाली देगा, कोई राणा सांगा को गाली देगा, राजपूतों को गाली पड़ेगी, ब्राह्मणों को गाली पड़ेगी, बनिया लोगों को गाली तो आए दिन ये लोग देते रहते हैं, ये तथाकथित सेक्युलर वाले। तो ये हिंदुओं को अलग अलग तरीके से जलील करने की राजनीति विपक्ष कर रहा है। ये उस इकोसिस्टम का व्यक्ति है जिसको कहा जाता है स्टार्ट करो तो वो स्टार्ट कर देता है। बात समझिए, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई क्रिएटिव फ्रीडम मिला हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। भाई अगर ये व्यक्ति किसी मौलवी मौलाना, किसी फादर के बारे में ऐसा पहले बोल रहा हो कि भाई उसके सिर पे पेशाब करूंगा, या किसी और, अगर ये सबको कह रहा है तब तो इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन ये व्यक्ति जानबूझ के, भाई कब आ गया था, सीए में कूद पड़ा था। सीए में कूद पड़ा था ना भाई। फिर टुकड़े टुकड़े गैंग, जब वहां जेएनयू में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले लोग थे, ये देश भर में बवाल मचा। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे सेकुलर पार्टियां वो जेएनयू में उन गद्दारों को, उन टेररिस्टों के साथ ये खड़े हो गए, कन्हैया कुमार एंड गैंग के साथ। अब ये मुंबई में भी वही काम कर रहा था। ये लोग जो है वो हमास, इनको दिक्कत है। भाई जाकर के बंगाल के ऊपर कोई ट्वीट किया गया इसने? नहीं। तो ये आदमी पॉलिटिकल हिटमैन का काम करता है। ये लोग बॉलीवुड में ज़्यादातर लोग, वो एक बेवकूफ़ आदमी, मैंने ऐसा ट्रोल हुआ उसके, वो आजमी और जावेद अख्तर का बेटा, क्या नाम उसका, फरहान अख्तर है ना, वो बेवकूफ़ आदमी। उससे मीडिया वालों ने पूछा भाई किस लिए आए हो, उसको सीए मालूम नहीं, आकर के भाषण देना चालू कर दिया। तो देखिए, ये सब अनपढ़ गंवार किस्म के लोग हैं। ये हिटमैन, ये अपने मन से नहीं बोलते। इनको दिल्ली से जाता है कि भाई अब शुरू हो जाओ, तो अभी वो शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इसने अभद्रता की है, ब्राह्मणों को जो गाली दिया है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं आपको बता दूं, हिंदू लीडर, हिंदू आइकॉन्स, हिंदू जातियां, हिंदू देवी देवता को गाली देते रहेंगे हिंदुस्तान में लोग, उनका कुछ नहीं होगा। यही किसी और के साथ हो जाता है तो यहां पे गर्दन कट जाती है और राहुल गांधी मुंह से आवाज तक नहीं निकलता। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।